खुशामदीद। 14 जून सन 2022 मंगल का दिन है। सुबह सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे और लगातार इस ट्रांसमिशन को सुबह 10 बजे तक देखेंगे, यानी 10 बजे तक आपके सामने रहने की हम कोशिश करेंगे, जिस दौरान न सिर्फ खबर आपको बताएंगे बल्कि खबरों के पीछे की असल हकीकत से भी आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर पर खसूसी फोकस तो रहेगा ही रहेगा। मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस पर भी हमारी गहरी नज़र रहेगी। मुल्क के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर सियासत और बयानात क्या कुछ आ रहे हैं उस पर भी मुख्तसर सी नज़र रहेगी। और जब तीसरे पड़ाव पर 9:40 का वक्त होगा तो आप और हम बराह रास्त गुफ्तगू भी करेंगे। आखिरी 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक का वक्त दिया जाएगा ताकि हमारी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से आप अपने मसाइल को हुकूमत तक पहुँचा सकें, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत न सिर्फ सुने बल्कि हुकूमती इदारे मसाइल का हल भी निकाले। इसी उम्मीद के साथ हर दिन आप बात करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन इस प्रोग्राम को करते हैं कि हुकूमती इदारों का सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना हो बल्कि तनकीद बराए तामीर के तौर पर भी देखा जाए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फेसबुक पर बराह रास्त नशरियात शुरू हो गई हैं। यूट्यूब पर वक्फे से आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर नशरियात अपडेट हो रही हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा जहाँ पर आप खबरें पढ़ेंगे ज़रूर और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं वहाँ पर, यानी आप इनबॉक्स में जाकर वहाँ अपने हालात वाक़ात को बयान कर सकते हैं। तस्वीर या वीडियो भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसे हम अपनी सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर जगह देते हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आज का दिन क्या कुछ कह रहा है, यानी 14 जून माजी में क्या कुछ हुआ है, इसकी अक्कासी करेंगे। आसिफ रशीद मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं जो वाक़ात आपके सामने रखेंगे। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आसिफ रशीद में आपके साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। ख़ास क्या है आज के दिन में, आज माजी में कौन से ऐसे वाक़यात हुए हैं वो ज़रा आपको बताते हैं। और आज 14 जून है, छठा महीना साल 2022 का। 1958 में आज ही के दिन डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन के अंदर लेनिन अमन इनाम से नवाजा गया, नोबेल पीस प्राइज़ जिसका एक हिस्सा जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में मिलता है। तो डॉक्टर सीवी रमन को भी आज के दिन क्रेमलिन में इस अवार्ड से नवाजा गया 1958 में। साल 1934 में ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में हिटलर और हेंटुमलिंसी की मुलाकात आज के दिन हुई। इसके अलावा 1909 में केरला के अजीम रहनुमा EMS नमूदिरी पाद आज के दिन पैदा हुए और मुल्क की सियासत में एक बड़ा रोल उनका रहा। 1901 में पहली बार गोल्फ मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर इन खेलों की वजह से कई लोगों को मकबूलियत हासिल हुई। साल 1634 में आज ही के दिन यानी 14 जून को रूस और पोलैंड के दरमियान पोलियानोव अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोनों ने जंग के खात्मे का ऐलान किया। 1775 में अमेरिकी फ़ौज का क़याम अमल में लाया गया। अमेरिकन फोर्सेस जो दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ जंगों का हिस्सा बनी, उनकी शुरुआत आज के दिन हुई थी और आगाज़ इस फ़ौज की कामकाज का या फ़ौज का क़याम जो है वो आज के दिन 14 जून को अमल में लाया गया था। और इस सिलसिले में अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर आज तैयारियां तकरीबात भी की जानी हैं। 1907 में नॉर्वे के अंदर ख़वातीन को वोट कास्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज के बाद यानी आज का वो दिन था जब ख़वातीन से वोट के हुकूक छीन लिए गए। 1973 में अमेरिका ने खलाई स्टेशन स्काई लैब 1 खला के अंदर रवाना किया। स्पेस में जाने वाला ये पहला इस तरह का खलाई स्टेशन था जहां पर अमेरिका की जानिब से साइंसदानों से भी कहा गया कि सिर्फ 5 सालों के अंदर आपने इसी तरह का एक और हदफ तय करना है। तो 1973 के बाद 1978 में एक और कोशिश हुई लेकिन वो नाकाम रही। बहरहाल 14 जून 1973 को पहला खलाई स्टेशन स्काई लैब 1 खला में रवाना किया गया था अमेरिका की जानिब से। ये अहम मालूमात थी, अहम पॉइंट्स थे हिस्ट्री ऑफ द डे में। आप प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे और बात अब खबरों की। आप हमारे साथ हैं, अपने कमेंट्स अपने राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। और जो लोग इस वक्त लाइव नशरियात में फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उन लोगों के सवालात, उनकी बातें भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन साथ ही साथ दीगर प्लेटफॉर्म्स का जहाँ जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्राम को लेकर इस 1.5 घंटे में साथ साथ अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आगाज़ आज भी जम्मू कश्मीर से और एक और अहम ऑपरेशन की, जिसमें मज़ीद कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से वादी कश्मीर में की गई।
चलिए जनाब, रात देर गई की कार्रवाई हुई है और ये श्रीनगर के अंदर कार्रवाई हुई और तस्दीक बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी की गई है। श्रीनगर के बेमिना इलाके में मुख्तसर एनकाउंटर में मिलिटेंटों को हिलाक करने का दावा, दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है और पुलिस के ट्विटर पर इस बात की जानकारी भी दी गई है। साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि मिलिटेंट अमरनाथ यात्रा को टारगेट कराने के डर से भेजे गए थे और गुज़श्ता दिनों सोपोर एनकाउंटर की भी बात इसमें कही गई है कि सोपोर के मज़ाफ़ात में जो एनकाउंटर हुआ था वहाँ पर दोनों मिलिटेंट मौजूद थे और ये वहाँ से फ़रार होकर श्रीनगर आने में कामयाब हुए थे और तब से लगातार इनको ट्रैक किया जा रहा है। कल मुसद्दिका इत्तला मिलने पर मुख्तसर सा एनकाउंटर किया गया और ये एनकाउंटर में मिलिटेंट मारे गए, जिस दौरान एक जवान के ज़ख्मी होने की भी इत्तला सामने आई है। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट एनकाउंटर साइट से मिले हैं और जो मिलिटेंटों की जगह से मिले हैं उनको परखने के बाद ये पता लगा है कि आदिल हुसैन मीर, इलियास सुफियान, इलियास मुसैब, जिसका ताल्लुक ज़िला अनंतनाग से है। पुलिस रिकॉर्ड के अंदर वो पाकिस्तान चला गया था सन 2018 में बाज़ाब्ता तौर पर वीज़ा लेकर वाघा सरहद से और तब से लेकर लगातार वो मिलिटेंटों की सफ़ों में मौजूद था। एक तो इसकी हलाकत का दावा पेश किया गया है और उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी जो है यहाँ पर मारा गया है, जिसे ये काम सौंपा गया था कि वो यहाँ पर आकर अमरनाथ यात्रा को टारगेट करे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दारुल हुकूमत श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके बेमिना में एक तसादुम में लश्कर तैयबा तंजीम के मिलिटेंटों को मारने का दावा पेश किया है। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ट्विटर पर हवाला देते हुए ये साफ कर दिया गया है कि दोनों मिलिटेंट जो है वो इंतहाई मतलूब तरीन थे और पिछले कई दिनों से लगातार इन पर ट्रैक भी किया जा रहा था। डॉक्यूमेंट जहां ये कह रहे हैं कि जनाब एक की शनाख्त हमने आपको बता दी और दूसरे के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला गोजरी है, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से बताया जा रहा है और पुलिस के रिकॉर्ड में भी कई दिनों से ये मतलूब था और बड़ी कामयाबी के साथ इसको इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से कहा गया कि एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, क्योंकि दोनों मिलिटेंट जब मारे गए हैं तो एक राहत की सांस है। और श्रीनगर के मज़ाफ़ात यानी बेमिना के इलाके में रात देर गए मुख्तसर सी झड़प हुई है, जिसके बाद एक ट्विटर पर इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस का मजीद कहना है कि अब्दुल्ला गोजरी पाकिस्तान के फैसलाबाद इलाके, जबकि आदिल हुसैन ज़िला अनंतनाग का रहने वाला था। आदिल हुसैन मीर सन 2018 में पाकिस्तान ज़ाब्ते के तहत वीज़ा के पर चला गया था, जिसके बाद वो मिलिटेंटों की सफ़ों में वहाँ पर शामिल हुआ था और बाज़ाब्ता तौर पर उसे इधर पुशबैक किया गया था ताकि यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए। लेकिन कल मुख्तसर सी झड़प के दौरान ये दोनों मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि 2018 के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो लोग कहीं ना कहीं वाबस्ती उनके साथ भी एक मिलिटेंट इससे पहले हलाक हुआ है पुलिस बयान के मुताबिक। दूसरी बात ये कि सबसे पहला जो मिलिटेंट हलाक होने की जिसकी तस्दीक की गई, उससे जो डॉक्यूमेंट्स मिले उन कागजात से ये पता चला कि वो फैसलाबाद पाकिस्तान का रहने वाला था, यानी जिसका जिक्र सबसे पहले पुलिस की तरफ से गया। जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हाथ लगे और आईजीपी कश्मीर का हवाला दिया गया, अब्दुल्ला गोजरी इसका नाम बताया गया, फैसलाबाद पाकिस्तान से इसका ताल्लुक। उसके बाद एक और मिलिटेंट जिसके बारे में आपके सामने तफसीलात रखी, जो मकामी था लेकिन बताया जाता है कि वीज़ा पर वो पाकिस्तान गया और वाघा अटारी सरहद से यानी कानून के मुताबिक गया और गैर कानूनी तरीके से फिर दाखिल हुआ। वापस आकर उसने यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी और नॉर्थ ही नहीं बल्कि सेंट्रल और साउथ के अंदर भी पुलिस ट्वीट के मुताबिक आदिल मीर उर्फ सुफियान जो काफ़ी वक्त से सरगर्म था और 2018 के बाद उसकी तलाश थी, ट्रैक उन्हें मुसलसल बुनियादों पर किया जा रहा था और रात देर गई ये उस इलाके के अंदर फंसे जो कि हज हाउस के बहुत करीबी इलाका बताया जाता है श्रीनगर में, जहां पर मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ और दोनों की हलाकत की तस्दीक। और इस तरीके से कुल मिलाकर 102 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस अभी तक इस साल में कर रही है, जिनमें लश्कर, जैश और हिजबुल के मिलाकर मकामी और गैर मकामी मिलाकर 100 के पार आदादोशुमार पुलिस के मुताबिक साल 2022 में पहले 6 महीनों के दौरान आईजीपी के बयान के मुताबिक बताए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा जम्मू कश्मीर के हालात की भी करते हैं और उन इलाकों में जहां पर गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से या 4 से 5 दिन मुख्तलिफ इलाकों के बीते इंटरनेट खिदमात बंद रही और बहुत सारे इलाकों में आज भी बंदिशें हैं। कुछ इलाकों में आर्जी बुनियादों पर पाबंदियां तो कुछ इलाकों में बहुत सख्त पुलिस और सिविल हुकाम नजर आ रही है। भद्रवाह के अंदर जहां छठा दिन है
बंदिशें अब भी जारी है, किसी किस्म की ढील बिल्कुल भी नहीं दी गई है। और खिता जनाब के मुख्तलिफ हिस्सों में हम पहले दिन से बता रहे हैं कि जब से एहतजाज शुरू हुए थे तो एहतियातन इंटरनेट बंद किया गया था। वो इंटरनेट अब बेशतर इलाकों के अंदर रामबन को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर डोडा और किश्तवाड़ के मुख्तलिफ हिस्सों में बंद रखा गया है। भद्रवाह के अंदर जब तनाव देखा गया तो उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हुई और बिलाखिर अब जाकर 2 गिरफ्तारियों की तस्दीक कल से हो रही है। लेकिन साथ ही ये भी खबर आ रही है कि आज दिन भर भी ऐसे आसार नजर नहीं आते भद्रवाह के अंदर, जहां पर लगातार सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ, नुमाइंदों के साथ या जो तमाम वो सीनियर लोग हैं जो इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं, मुसलसल राब्ता होने के बावजूद भी किसी किस्म की नरमी का ऐलान शायद आज ना हो। वहीं अच्छा, ये सिर्फ भद्रवाह की हम बात करें जहां पर बंदिशें रह सकती है, लेकिन जब हम दीगर इलाकों की बात करें, जैसे डोडा की बात करें और किश्तवाड़ की बात करें और दीगर इलाकों की बात करें, वहां पर बंदिशें हटा दी गई हैं, सेक्शन 144 हटा दिया गया, लेकिन मजीद ग्राउंड जीरो पर चलने की कोशिश करेंगे ताकि मजीद अपडेट हम ले सकें। सबसे पहले कहर सिंह के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ भद्रवाह में ज्वाइन किए हुए हैं। कहर सिंह, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इंतज़ामिया लगातार इस कोशिश में है कि अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। सिविल सोसाइटी के साथ लगातार SDM और डिप्टी कमिश्नर्स मीटिंग कर रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मीटिंग कर रही है, गश्त बढ़ा दिया गया है। और क्या उम्मीद है कि आज भद्रवाह के अंदर भी जो पाबंदियां वो हटा दी जाएंगी और मामूल की जिंदगी वापस बहाल हो सकती है? जी बिल्कुल, आज छठा दिन है। छठे दिन भी जो कहीं न कहीं कर्फ्यू जो अभी तक जो कर्फ्यू लगाया गया है, सुनने में आ रहा है कि शायद दिन को एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ढील दे सकती है, लेकिन पूरी तरह जो उम्मीद नहीं है, ऐसा सुना है। लेकिन कहीं न कहीं खबर ये भी आ रही है कि रात से जो गुलिस्तान टीवी को बंद किया गया है, गुलिस्तान चैनल को बंद किया गया, क्योंकि अक्सर लोग इसी चैनल को देखते हैं, इंटरनेट भी बंद है। तो अभी खबर ये आ रही है कि गुलिस्तान को फिलहाल बंद किया गया है। जिनसे भी हमारी बात हुई है उनका यही कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि शाम तक जो गुलिस्तान चैनल खुलेगा, लेकिन कर्फ्यू जो लगातार जारी है, इंटरनेट भी बंद है। हालांकि जो दूसरे इलाके हैं भद्रवाह के, जैसे ठाठरी है, गंदोह है, उन इलाकों में कल ही कर्फ्यू उठाया गया है। लेकिन भद्रवाह एक ऐसी जगह है जहां से ये विवाद शुरू हुआ था, वहां पर अभी भी कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ खास कहा भी नहीं गया कि आज के दिन ढील दी जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं सुनने में जो आ रहा है कि शायद दिन को थोड़ी ढील जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मिल सकती है। जी, ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें पिछले 2-3 दिन से काफी पीसफुल रही है, एक इंसिडेंट को छोड़कर, जिसके बाद एजेंसीज को बड़ा सख्त होना पड़ा, इन्फोर्स करना पड़ा, पुलिस को 144 इन्फोर्स करना पड़ा। अगर उसको माइनस करें, उसके बाद कार्रवाई भी हुई तो लगभग पीसफुल सारा भद्रवाह रहा। उसके बाद भी सिचुएशन क्या इतनी धमाका खेज है वाकई तौर पर कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी बड़ा एहतियात होकर ये कदम उठा रही है कि पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस नहीं उठा पा रही है? जी बिल्कुल, शुक्रवार के दिन कहीं न कहीं वायलेंस जो देखने को मिला था, उसके बाद जो शांति है, किसी भी प्रकार का माहौल अभी तक खराब नहीं हुआ है, ना कोई वायलेंस कहीं पर देखने को अभी तक मिली है। और कल ये भी सुना था कि जो आदल गफूर जो गनाई है उसको 5 दिन की रिमांड के लिए डोडा के अंदर जो भेजा गया है। और जो दूसरा जो जिसकी अफवाहें जो चल रही थी कि दूसरा जो बंदा था जिसने मस्जिद के अंदर जो वीडियो वायरल हुई थी उसका उसमें नाम था, उसका अभी तक जो फिलहाल पकड़ा नहीं गया, क्योंकि हमने बाद में पुलिस से पूछा, जो CID के लोग हैं उनसे पूछा, उनका यही कहना था कि फिलहाल एक ही जो बंदे को पकड़ा गया है उसको डोडा जो 5 दिन की रिमांड के लिए भेजा गया है। डोडा में तो खुल गया है, लेकिन भद्रवाह में फिलहाल अभी भी कर्फ्यू है, पूरी तरह हर जगह पर नाके लगाए गए हैं। मीडिया पर अच्छा, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, पिछले 5-6 दिन से हम रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं भद्रवाह के अंदर। भद्रवाह बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन जो मकामी आबादी है तो उन्हें रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो किस तरीके से मैसर हो रही हैं, और जो अस्पताल के अंदर लोग हैं क्या उनको किस तरीके से चलाया जा रहा है? क्या कोई पासेज इशू किए गए हैं या इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जी बिल्कुल, परसों जो ADG जम्मू यहाँ पर आए थे, डिमकॉम जम्मू आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो मेडिकल के लोग हैं या मेडिकल रिलेटेड किसी ने अगर कहीं इमरजेंसी जाना है तो उसको पास किया जाए, या जो बच्चों जिनके एग्जाम है उनको भी जाने के लिए जो पास किया जाए। तो कल भी कुछ लोग देखे गए जो आसपास जो चल रहे थे जिनको इमरजेंसी है, तो वैसे छोड़ा जा रहा है। बाकी बाजार के अंदर जो ऐसा कहना है कि बाजार के अंदर जो पूरी तरह जो स्टिकनेस लगाई गई है, बाजार के अंदर किसी को भी निकलने की इजाजत नहीं है। बाकी बाजार के अलावा जो आसपास के जो इलाके हैं उनमें जो थोड़ी ढील जो दी गई है, यानी वहां पर चलने की जो इजाजत है, लोग सब्जी भी ले रहे हैं। बाकी बाजार जो मेन बाजार भद्रवाह का है वहां पर अभी भी पूरी तरह
जो धारा 144 है और पूरी स्ट्रिक्टली पूरे बाजार को की गई है। जो फोर्सेज है वो किसी को भी चलने की इजाजत नहीं बहुत दे रही शुक्रिया है। जी कैर सिंह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अजय शान के पास चलते हैं जी। अजय बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ सिचुएशन है किश्तवाड़ के अंदर? देखिए गौर, कल जब 1.5 घंटे की ड्यूटी की थी, कुछ लोगों ने घरों से बाहर निकल के जरूरी अशिया की खरीद की थी, लेकिन आज फिर दोबारा रिस्ट्रिक्शन उसी तरह से इम्पोज है। अगर हम ये कहें कि ज्यादा सख्ती बरती जा रही तो गलत नहीं होगा। सुबह से ही जो पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इवन आर्मी के लोग बाजार में देखे जा रहे हैं, तो काफी स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है आज किश्तवाड़ के टाउन में। हालांकि दूसरे जो पाड रोड छात्रा है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस आज फिर उठाई जा रही हैं, लेकिन किश्तवाड़ टाउन में सख्ती बरती जा रही है। क्या कुछ मामला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एहतियात जो प्रशासन है उनका कहना है कि जो पदवा की डेवलपमेंट है क्योंकि उनके पास ये कुछ इनपुट है कि कुछ लोग यहाँ पर भी माहौल खराब कर सकते हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये सख्तियाँ आज फिर बरती जा रही हैं। तो कल तक हम ये देख रहे थे कि लगातार जो मीटिंग्स का सिलसिला था वो काफ़ी खुशाइन लग रहा था और लग रहा था कि शायद आज से मुकम्मल तौर पर ये पाबंदियां जो है वो हटेंगी। तो क्या मैं ये समझूं कि इंटेलिजेंस इनपुट जो एस्टैब्लिशमेंट के पास है उसको देखते हुए ये रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू की गई हैं? जी बिल्कुल। देखिए कल जब फेडरल एसोसिएशन के लोग भी प्रशासन से मिले थे तो उन्होंने भी यही मांग की थी कि आज जिस तरह से माहौल ठीक चल रहा था कल, तो उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आज के लिए कम से कम 4 या 6 घंटे के लिए ढील दी जाएगी, लेकिन एश्योरेंस नहीं मिली थी। लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियली बताया जा रहा है कि कुछ इनपुट्स हैं जिसके चलते ही प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको दोबारा से सख्ती से इम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो खिता जनाब के अंदर जहां पर अब भी बंदिशें कुछ इलाकों में और भद्रवाह खास तौर से हो सकता है कि दिन में थोड़ी नरमी जरूर बरती जाए, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नजर नहीं आते। डोडा किश्तवाड़ के अंदर रिलैक्सेशन के साथ साथ रात देर गए 6 से 7:30 बजे के बीच किश्तवाड़ में जहां पर लोग जरूरी अशिया खरीद सके इसके लिए 1.5 घंटे की ढील दी गई। डोडा के अंदर भी मामूल की सरगर्मियां बीच में बहाल करने के लिए इकदाम उठाए गए, लेकिन कुल मिलाकर सूरत हाल पुरअमन है। एक अच्छी चीज है, मगर गिरफ्तारियां उन लोगों की हो जिनने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। मुतालबा मुसलसल उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है जिनने एहतजाज किया और उसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई है। इस पर नजर आगे भी रहेगी। इंटरनेट सर्विसेज जैसे बहाल होंगी तो कोशिश करेंगे कि तस्वीरें आपको बराह रास्त ग्राउंड जीरो से भी दिखाई जा सकेंगी। बढ़ते आगे बात अब जरा जम्मू कश्मीर के अंदर एक और निज़ाम की करते हैं। जब हुकूमत की कारकर्दगी की बात आती है तो मुख्तलिफ महकमे जो सरकारी महकमे हैं कामकाज को अंजाम देते हैं। आज के वक्त में भी इन्हीं महकमों में से एक है महकमा इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल। जम्मू कश्मीर के अंदर यानी दोनों सूबों में इस महकमे की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वादी के अंदर मौजूदा वक्त में देखेंगे तो आबपाशी का निज़ाम कैसे मुतासिर हो सकता है हुआ है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ जेहलम के अंदर पानी की सतह तकरीबन 65 साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने से यह पता चलता है कि मौजूदा इंतजाम 50 सालों से ज्यादा का वक्त बीता है, लेकिन कारकर्दगी क्या है वो इससे पता चलती है कि पानी की सतह कम तरीन सतह पर पहुंचने पिछले 50 से 55 या 60 सालों के बीच ये अब तक का रिकॉर्ड है, जहां पर शदीद बहरान आने वाले वक्त में हो सकता है। लेकिन महकमे के पास आज के वक्त में भी कोई ठोस इकदामात या ठोस हिकमत अमली नजर नहीं आती। इसका नतीजा ये भी है कि महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में अब जब पिछले कुछ दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि खुश्क साली बहुत सारे इलाकों के अंदर ऐसे हालात बने हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़मीनों के अंदर जो फसलें उगाई थी उनको चेंज करने पर मजबूर हुए। तो ये सारी सूरत हाल जब बन रही है तो आज के वक्त में भी डिपार्टमेंट के पास वो पंप्स इरिगेशन के लिए या ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इससे भी अब तक सूरत हाल बनती है तो डिपार्टमेंट ऐसे इमरजेंसी हालात में क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मौसमियाती तब्दीली का असर फिलहाल एंटायर सूबा कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है और सबसे बड़ी फैसिलिटी जो जेहलम से ली जाती थी और जेहलम के टेरिटरीज के अंदर आसपास के अंदर जो फिर शाखें चली जाती थी, छोटी छोटी नहरें चली जाती थी जेहलम से निकलते हुए, उनमें पानी का बहाव लगभग ख़त्म हो रहा है और 50 साला रिकॉर्ड को तोड़ने की बात सामने आ रही है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल इस सूखे से कैसे निपटे, अभी तक भी कोई जामिया हिकमत अमली उनके पास नहीं है। संगम गेज के पर 0.74 फीट पानी को रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड इससे पहले कब हुआ था, सन 2017 नवंबर के महीने में। और जब आप इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं, रिकॉर्ड बुक को देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि 55 साला
तारीख फिर से दोहराई जा रही है। यानी आज से 55 साल पहले भी सूरत हाल इसी तरीके से थी। जहलीम के पानी के बहाव में बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से आबपाशी की सहूलियात बहुत सारे इलाकों के अंदर ख़त्म हो रही थी और ड्रॉट कहत साली जैसी सूरत हाल पैदा हो रही थी। डिपार्टमेंट का मानना है कि तकरीबन 72 डिपार्टमेंट के पास जो डाटा है, वादी कश्मीर के अंदर 72 और 394 वर्टिकल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त काम किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें 20% इरिगेशन सिस्टम जो है वो अब एक्टिवेट नहीं है क्योंकि पानी वहां पर नहीं मौजूद है। ज़िला पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा ये ऐसे इलाके हैं जो लगातार इस वक्त सूखे की वजह से लगातार परेशानी से दो चार हो रहे हैं और इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक भी कोई माकूल और मुनासिब कदम नहीं उठाया गया है। जो वाटर लेवल मार्वल इरिगेशन स्कीम जहलीम की है, अगर उसे आप खंगाल कर देखते हैं सेंट्रल के अंदर, तो आपको पता लगता है कि सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक कुन इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि अब ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्तलिफ खेतों की हम आपको बता रहे हैं जम्मू और श्रीनगर के, जहाँ पर अब नहरों के अंदर पानी नहीं है। जब नहर में पानी नहीं है तो सीधी सी बात है कि फिर हमारे खेत खलियानों तक पानी। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की है जब पानी का बहाव फिर भी ज़्यादा था, लेकिन आज के दिन में जब आप जहलीम को मुख्तलिफ जगहों पर देखेंगे तो आपको पानी का बहाव बहुत कम नज़र आएगा और 50 साल रिकॉर्ड टूटता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये सूरत हाल अगर इसी तरीके से रही तो आने वाले दिनों में किसान तो परेशान होनी है, लेकिन उसके साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या कुछ होगी वो भी किससे छुपी नहीं है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हमारे साथ सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, अल्लाह करे कि अभी भी मौका है, बारिशें हो और सही तरीके से बारिशें हो ताकि इसका फ़ायदा हो। और जिस तरीके से तूफ़ानी बारिशें हो रही है उससे नुकसान ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जिनके ये ज़िम्मे है कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को दें, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन हो या दूसरे तरीके के इरिगेशन हो, मुकम्मल तौर पर मफलूज नज़र आ रहा है आज के दिन में। बिल्कुल इशफाक, देखिए अगर हम बात करें मौसम की सूरत हाल की वजह से, मौसम की मार तो चल ही रही है क्योंकि आपने खुद कहा कि बारिशें तो हो रही है, जो मौसम तब्दील हो रहा है, शाम के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में चालाबारी हो रही है, तूफानें तो हवाएं चल रही है, उससे नुकसान ही हो रहा है। मगर जो यहाँ की जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती दिखाई दे रही है, तबाह होती दिखाई दे रही है और वादी कश्मीर तो खुशहाली की तरफ जा ही रही है। इसमें अब जो इंपॉर्टेंट रोल इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का है, तो वो क्या कुदरत पे ये सब चीजें छोड़ के आगे चलते हैं कि जी नदी नालों में पानी है, उससे हमारे जमीनों को, खेत खलियानों को पानी मिलेगा तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर ये फैसला उनका है और इस तरह ये इन चीजों को देख रहे थे, ये गलत है क्योंकि आपकी बात ऐसा देख रहा है कि बारिशें तो नहीं हुई है और जो कुछ बर्फबारी हुई थी विंटर्स में वो भी कम कलील हुई थी, वो पिघल गई जल्दी से। अब जो यहाँ पे जो फसलें हमारी है वो खत्म होती दिखाई दे रही है क्योंकि पानी उनमें नहीं है और जो इन्होंने स्कीमें हाथ में ली है वो स्कीमें सारी डिफेंग होके रह गई है। कई अफसरान से सुबह मैं बात कर रहा हूं इस मामले पर कि क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट, क्या कुछ हो सकता है, कैसे आप बचा पाएंगे हमारी फसलों को इसमें क्योंकि एक तो दाम की फसल की अगर हम बात करें, सब्जियों को की भी यही सूरत हाल बनी हुई है और मेवाजात की भी यही सूरत हाल बनी हो, तो क्या कुछ करने की जरूरत है और डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा। तो कुछ अफसरान ने ये कहा कि डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि वो जो इश्यूज सामने ला रहे हैं वो पिछले कई सालों से इश्यूज बने हुए हैं और इनको हैंडल करने के लिए अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी जो है महकमे ने मुरतब नहीं की है जिससे ये कहे कि नहीं इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो अगर कहीं पानी की कमी हो सकती है तो उनके पास जखेरा होगा और वो लोगों को इरिगेशन के लिए पानी दे सकते हैं। जहां जहां भी इन्होंने जो प्लांट्स बनाए हैं, जहां जहां भी इन्होंने ऐसे इकदाम उठाने की कोशिश की है वो सारे बेकार पड़े हुए हैं और करोड़ों रुपया उन चीजों पे खर्च किया गया। आपने श्रीनगर बडगाम की बात की, पुलवामा की बात की, ये सूरत हाल नॉर्थ कश्मीर में भी इसी सूरत हाल बनी हुई है। अगरचे अपर रीजन्स में जहां पे कुदरती तो थोड़ा बहुत पानी उनको मिल रहा है जमींदारों को, बाकी एरियाज में तो अब यही सूरत हाल बन रही है मगर महकमा कुछ कर नहीं क्योंकि चीफ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास ड्रॉट पंप्स होने का एक मंसूबा था जिसे कहा गया था कि जनाब ये हंगामी बुनियादों पर हमारे पास होने चाहिए जहां से हम
ज़मीन से पानी निकालकर किसी को फिलहाल राहत दे सके, कुछ इलाकों को राहत दे सके। एक तो ये मामला है। दूसरा फिर जो हमारी लिफ्ट इरिगेशन वाला मामला था वो पहले दिन से ही ज़्यादा सुर्खियों में इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की वजह से। कहीं पर पंप है तो कहीं पर चलाने वाला नहीं है, कहीं पर डीजल नहीं है तो कहीं पर कोई दूसरी परेशानी है, जिसकी वजह से लगातार हम नॉर्थ और साउथ के अंदर देख रहे थे लोग सरापा एहतिजाज थे। क्या हुकूमती सतह पर अभी तक भी कोई जामिया प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया गया कि अगर मुस्तकबिल में ये परेशानी ऐसी रहे तो हमने कैसे निपटना होगा? और जो माहिरीन है, ज़री माहिरीन है, उनका क्या कुछ कहना, क्या कोई बात हो पा रही है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो कह रहे हैं कि इनके पास प्लान क्या है, अभी सरकार के पास या फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास क्या कुछ जामिया पॉलिसी है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब कुदरती तौर बारिशें होगी तो हम दे सकते हैं। और दूसरा बड़ा इशू इन्होंने ये बनाया गवर्नर, मैं आपको बताऊं कि जो रेती निकाली जाती है, चाहे जहलम से हम बात करें या बाकी नदी नालों से, ये कह रहे हैं कि गहराई इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से वो पानी लिफ्ट करना भी अब कहीं कहीं मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अब जितनी गहराई हो सकती है उतना पानी ऊपर लाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ये भी कुछ लोग जो है डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा नहीं करनी चाहिए थी गहराई। मगर अगर हम ओवरऑल देखें महकमा का रोल क्या है, महकमे को किस वजह से बनाया गया था, सरकार को चाहिए कि अगर ये काम नहीं कर रहे हैं महकमा तो इसको भी दूसरे महकमों की तरह इसको भी नाकारा करिए, वाइंड अप करिए। क्योंकि इनका रोल है सिर्फ खुदा पे भरोसा करके बैठे हैं कि बारिशें होगी, पानी की लेवल ठीक रहेगी और इनकी भी शान शौकत है, ये भी कहेंगे नहीं जी कोई इशू नहीं है। अब जब कहत साली होगी, अब जब मुश्किलात है, तो जो कंसर्न अथॉरिटीज है, जो ऑफिसर आने वो क्या कह रहे हैं? 10 बार मैंने इनके कंसर्न जो हेड है यहाँ पे उनके साथ बात करने की कोशिश की, एक बार उन्हें फोन लिया फिर तो कोई बात नहीं हुई। देखिए सर, हम कुछ कर नहीं सकते, सरकार ने कोई मंसूबा नहीं बनाया, ये सूरत बनी हुई है। और उस बीच में जो किसान है, जो जमींदार है, वो बड़ा परेशान है क्योंकि साल भर की उसकी मेहनत जो है वो जाया हो रही है। और जो आप तस्वीरें अभी देख रहे थे ये सामने है। इशफाक, एक सवाल भी इस बीच जो हमारे देखने वाले हैं सोशल मीडिया पर ये भी पूछ रहे हैं, साल 2013-14 के बाद, खासतौर से सितंबर 2014 में जो फ्लड्स आए उसके बाद से ही जिस तरीके से पीएमडीपी के तहत भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स झेलम के आसपास थे, ड्रेजिंग का प्रोसेस और बाकी जो कामकाज चला है, एक वो, दूसरा गैर कानूनी जो हम देख रहे थे कि रेत और बजरी निकालने का प्रोसेस था उस पर भी रोक लगी, अगर सरकार कह रही है उस पर भी रोक है, और जो ड्रेजिंग का प्रोसेस था क्या ये भी मंसूबों को मुतासिर कर रहा है और इसकी वजह से हम एक शदीद बहरान की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बहरान तो है बिल्कुल। जिस तरीके से आपको अभी सईद फारूकी बता रहे थे कि श्रीनगर की इंतज़ामिया जो है या सूबा कश्मीर की जो इंतज़ामिया वो उतनी फ़ाल और मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, और इरिगेशन को जो जिनका ज़िम्मे है उन्हें ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी। 2014 में जब तबाहकुन सैलाब आया तो जहलिम पर सबकी नज़रें थी, ड्रजिंग और उसको खूबसूरत बनाना और उसकी पेरिफ्रीज को ठीक करना, ये ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा रहा। और सेंट्रल बैंक, एशियन बैंक और दुनिया से पैसा लाने की कोशिशें हुई और कुछ हद तक कामयाबी भी हुई उसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आज के दिन में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये कहना कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में देकर कि जनाब बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी तो सारा निज़ाम चलेगा, फिर तो ऑटोमेटिकली चलता है। सरकार का तो यही एक बड़ा काम होता है कि क्राइसिस में मैनेज कैसे किया जाए। वो मैनेजमेंट यहाँ अभी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को लेकर नज़र नहीं आ रही है। एंटायर नॉर्थ, एंटायर साउथ और सेंट्रल कश्मीर जो है वो परेशान कुन सूरत हाल से है। इरिगेशन महकमे की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं है, स्कॉस्ट की तरफ से कोई एडवाइजरी अभी तक भी जारी नहीं की गई है, और कई परेशानियां जो है वो इस वक्त लाहक हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। छोटा सा ब्रेक जी यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नौजवानों की सूरत हाल क्या कुछ है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि जो अनमोल ख़जाने हमारे पहाड़ों के अंदर है अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो बैनुल-अक़वामी मंडियों तक आना शुरू हो गए हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर सुर्खियों के अंदर है, लेकिन इस बार सुर्खी जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर है। क्या कुछ खबर है बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।